हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जो भी है आप फिजिक्स के या मैथ के जो भी हो काम अभी कर रहे होंगे, और भी सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के हो, बायो के हों, जेई वाले बच्चे जेई के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट वाले नीट के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे आज फिजिक्स में आपके जो भी है पहले के टॉपिक को थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है फिजिक्स में। जो भी है लॉ ऑफ जो वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम हो चाहे ट्रायंगल लॉ एडिशन है, और उसमें हमने देखा है इनका एप्लीकेशन पार्ट जो है ट्रायंगल लॉ जो है बेस्ड ऑन इक्वल वेक्टर है, क्योंकि हम उसी में वेक्टर को एक वेक्टर को फिक्स करके दूसरे वेक्टर को ट्रांसलेट करके उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा है इक्वल वेक्टर के ओरिएंटेशन करके, फिर उसी को हम इधर करके फिर पैरेललोग्राम लॉ आप लगा लिया है। फिर ट्रांसलेशन इज इम्पॉर्टेंट करने का मतलब वेक्टर का ट्रांसलेशन, तो ओरिएंटेशन करके जो भी है हम क्या कर रहे हैं, जो पॉलीगन लॉ और वेक्टर का लोकेशन में हमने सबसे देखा कि पोजीशन वेक्टर का जो है क्या महत्व है। पोजीशन वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता हुई। पोजीशन वेक्टर क्या किया गया, एक आर्बिट्रेरी चूजन ऑरिजिन से क्या किया गया, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट को बताने के लिए जो भी वेक्टर डिनोट किया गया पोजीशन वेक्टर कहा गया। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट से जिसका नाम ओरिजिन दिया गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन को अदर देन ओरिजिन किसी रेफरेंस पॉइंट से लेकर के जो भी वेक्टर लोकेट किया गया उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा गया। तो दोस्तों, हम यहाँ तक जो भी पढ़े हैं उसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है पूरे वेक्टर में, जहाँ भी हो यूनिट वेक्टर का बहुत ही एप्लीकेशन है, क्योंकि वो एक सबको डायरेक्शन दे सकता है और अपने डायरेक्शन अद्भुत टाइप का डायरेक्शन है कि हर डायरेक्शन में जा सकता है। कहने का मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में उसको ओरिएंट कर दीजिए, और इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। खास करके जेई नीट में एक प्रॉब्लम में सॉल्व करने में आपको बहुत ही, उसमें हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो कंपोनेंट किसी वेक्टर को अगर किसी वेक्टर के साथ एंगल बनाया है तो उसका कॉस थीटा जो होता है एक कंपोनेंट होता है, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो पैरेललोग्राम से हम कह सकते हैं या ट्रायंगल लॉ से कि एक वेक्टर अगर इसका पैरेलल वेक्टर है, कंपोनेंट वेक्टर है ना, जिसके हम ले रहे हैं, तो एक पैरेलल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके कंपोनेंट जो भी लेंगे सारे वेक्टर के एक पैरेलल कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर होंगे। बहुत सारे वेक्टर को हम रिजॉल्व करके सबको पैरेलल कर लेंगे और आपस में सबको परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो एक रिलेशन आप थोड़ा याद रखिएगा। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो इस ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ किसी भी वेक्टर को सेट ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में। ये वेक्टर सारे पैरेलल होंगे, सारे वेक्टर होंगे। तो एक प्लेन में कहने का मतलब हम अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सभी को रिजॉल्व करके, है ना, उस डायरेक्शन में तोड़ ले। किसी वेक्टर को हम एक पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आई जे है तो उसका आई जे कोऑर्डिनेट में उसको एक तरह से आई जे में कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको आई के लॉन्ग और जे के लॉन्ग यानी एक्स एक्सिस लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका भी एप्लीकेशन है, देखेंगे। इसका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है क्वेश्चन सॉल्व करने में, यूनिट वेक्टर को प्रोजेक्शन लेने में। वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है आपने वो भी पढ़ा है कि हम जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसका हमने देखा था शैडो लेते हैं, लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक तरह से शैडो ही होता है, अगर यहाँ से शैडो जलाएंगे तो इसका छाया यहाँ पर पड़ेगा, तो वही इसका जो छाया का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ से वही मैग्नीट्यूड लेकर के विथ कॉस थीटा, वही क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। इसी तरह से शैडो वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, तो शैडो एक्स एक्सिस पे यही एक कॉस थीटा मैग्नीट्यूड के साथ होता है, इधर भी क्या हो जाता है, ए साइन थीटा हो जाता है कहने का। और मैग्नीट्यूड भी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट अंडर होता है, और एंगल लिखते हैं अगर अल्फ़ा एंगल बना रहा है पहले वेक्टर के साथ, तो उसको हम लिखते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू ए कॉस थीटा बटे
ए प्लस बी साइन थीटा ऐसे करके हम उसके एंगल को लिखते हैं। फिर सब्सट्रैक्शन में वही चीज़ 180 माइनस थीटा करके सारी चीज़ में रखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बट्टा ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया ए माइनस बी वेक्टर का। उसी तरह से इसका एंगल हो जाएगा वही tan अल्फ़ा हो जाएगा, ऊपर में ए प्लस नीचे में बी, जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा रख करके फार्मूला में हम उसको, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस में आ जाता है, तो ऊपर में होता है बी साइन थीटा बट्टा ए माइनस बी कॉस थीटा। इसमें आंसर में चूँकि बी साइन थीटा अगर 180 माइनस थीटा रखेंगे तो वही वैल्यू देगा, तो ये उसमें चेंजिंग नहीं होगा, नीचे में मर्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस कॉस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए इस फार्मूला में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है मैग्नीट्यूड में दोस्तों। तो दोस्तों अब हम थोड़ा इन चीज़ों को रिकॉल करते हुए अब हम आते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट के नाम आप लोगों ने अगर 11-12 बच्चे अगर होंगे तो अभी तक थोड़ा बहुत अगर जानकारी ले लिया होगा, अगर नहीं भी जानकारी होगा तो कुछ भी उनके पास ये आइडिया वेक्टर प्रोडक्ट का ज़रूर होगा दोस्तों, ऐसा हम मानते हैं। नहीं तो हम इसके बारे में हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट की क्यों आवश्यकता हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी, और डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग क्यों ज़रूरत पड़ा, डॉट प्रोडक्ट से ही काम क्यों नहीं चल सकता था या क्रॉस प्रोडक्ट से ही काम क्यों नहीं चल सकता था, तो दो वेक्टर प्रोडक्ट लिखने की क्यों आवश्यकता हुई, थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी हम जानेंगे आपसे। तो ये दोस्तों हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर या इसे वेक्टर प्रोडक्ट दोस्तों सबसे पहले आते हैं कि हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाइड करते हैं, स्केलर यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर आता है दोस्तों। ऐसा तो आपने देखा है, मगर देखा गया कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर कुछ ऐसे पाए गए सेट, कुछ सेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पाए गए, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर, है ना, वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर, तो क्या मिल गया, स्केलर। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हमारे पास हैं जो कि देखा गया, जैसे कि वर्क डन फिजिक्स में है, आपका प्रेशर हो गया दोस्तों, और जैसे आपका पावर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, फ्लक्स या जो भी कहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहिए, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कहिए, या वाटर में जो फ्लो होता है जो भी एक फ्लक्स होता है, चार्ज का भी फ्लक्स होता है, करंट फ्लक्स होता है, कहने का मतलब चार्ज या वाटर करंट फ्लक्स हो गया, हीट का भी फ्लक्स हो सकता है, कहने का मतलब ये सारे फ्लक्स, वाटर, प्रेशर और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, जो कि क्या किया गया, दो वेक्टर के प्रोडक्ट होने के बाद भी वो स्केलर आ रहे थे। तो इसमें क्या हो गया कि लोग साइंटिस्ट को थोड़ा बहुत इसमें स्पेसिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा था कि ऐसे सेट्स बनाया जाए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया जाए, जिसका नाम दिया गया दोस्तों डॉट प्रोडक्ट, या उसको कहा गया स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स दो वेक्टर को अगर प्रोडक्ट किए तो स्केलर अगर मिल रहा है, तो ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो दोस्तों जैसे कि हम इसको और थोड़ा जान सकते हैं, वर्क को लेकर के, व्हाट इज वर्क, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन या वर्क क्या होता है, वर्क से क्या समझते हैं दोस्तों। तो आप तो पढ़े होंगे 9th में, फिर भी दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि वर्क डन क्या होता है, कि फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट, पढ़े होंगे, सिंपली यही कहते हैं, फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है, जब तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तक जो फोर्स लग रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, आप थोड़ा और स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग अलॉन्ग दी कंपोनेंट ऑफ फोर्स के प्रोडक्ट को कहते हैं। और इसको थोड़ा और मोरे स्पेसिफाई ऐसे कर सकते हैं कि जैसे डिफिनीशन में हम थोड़ा लिखें, थोड़ा इफेक्टिव हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, जो प्रोडक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एट विच फोर्स इज एक्टिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the this duration of displacement,
ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा, तब थोड़ा पता चलेगा। तो वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट at which force acting product of displacement of a point at which force acting during motion लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, during, क्योंकि मोशन होता है तभी तो during motion, product of displacement of a point at which force acting and component of force along this displacement कह दीजिए, along this displacement। दोस्तों थोड़ा और स्पेसिफाई हो गया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन को डिफाइन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट, है ना। डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट कब? जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, वो जो एक लेंथ बनाएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा फिंगर है, अब ये क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इंटरमस्कुलर फोर्स क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, या हम दोनों तरफ खींचे जा सकते हैं, तो दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, मगर फोर्स क्या होगा? अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। तो हम दोनों को नहीं, एक को मान लीजिए फिक्स है, दूसरे को ऐसे ऐसे करके फैला दिया, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा और जो भी मेरा मस्कुलर फोर्स होगा ये मेरे फिंगर का, वो क्या होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? जो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जाएगा। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट थंब है, थंब से ये जा रहा है आगे, तो फाइनल खोल गया, ओपन हो गया। मगर कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? जिस डायरेक्शन में, एकदम उसी डायरेक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स को लेना पड़ेगा, डिस्कशन ऑफ वर्क। ठीक है। तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए कि अगर हम एक बॉडी है, कंसिडर करते हैं ऐसे, है ना, और इस पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं या, तो ये अगर यहाँ से पोजीशन कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, तो ये आपका पोजीशन ये बदला, ये एस कह दीजिए, इसको डिस्प्लेसमेंट को एस बताते हैं, ये डिस्टेंस को जो भी है। तो इसका जो भी एक रिजोल्यूशन होगा, यानी कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, है ना, इसका प्रक्षेपण यानी शैडो जो बनेगा, वो फोर्स का क्या बनेगा? इसके अलॉन्ग, यानी क्या बनेगा? यानी एफ का एक्स कंपोनेंट अगर कहें, एफ का एक्स कंपोनेंट क्या कहेंगे? ये एफ का एक्स कंपोनेंट हमने पढ़ा है कि एफ क्या होता है? जिसके साथ यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है, तो इसके साथ क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। तो दोस्तों यानी कि आपका जो एफ एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स, यानी एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और कॉस थीटा, या एफ एक्स लिखेंगे तो एफ कॉस थीटा लिखेंगे। तो कहने का मतलब जो है, डिस्प्लेसमेंट अगर इस जर्नी में, यानी इस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स एक्टिंग है ड्यूरिंग, तो यानी कि वर्क जो होगा, वर्क कहलाएगा एफ एक्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। दोस्तों तो एफ एक्स का मैग्नीट्यूड तो आपका एफ कॉस थीटा हो गया, है ना, और ये एस तो एस ही है, तो एफ एस कॉस थीटा, या लोग शॉर्ट में इसको डायरेक्शन अगर हटा देंगे ऊपर से, है ना, तो ये क्या लिखेंगे? एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो वर्क डन यही होता है। तो वर्क डन मतलब कि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर हो गया, अब ये भी अब स्केलर हो गया। तो वर्क डन करने का मतलब क्या है? अब ये क्या हो गया? एकदम बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, है ना। इसमें कोई भी कहीं भी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट हो गया, जो भी हो गया, मगर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट इन कैलकुलेशन ये डायरेक्शन है, इन्वॉल्व है, वेक्टर है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट है। बट इसको क्या किया गया, जब इसको हमें और डिफाइन करने के लिए कि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो एफ वेक्टर और बीच में लिखते हैं एस वेक्टर डॉट। अगर डॉट नहीं लिखेंगे तो दोस्त, तो ये डॉट के जगह क्या हो जाएगा? कॉस थीटा एपियर, कॉस थीटा एपियर। डॉट के जगह क्या जब भी गायब होगा तो इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और विथ कॉस थीटा एपियर।
ठीक है दोस्तों। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट नेम इंस्टीड ऑफ जो भी है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहिए। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स व्हेन टू वेक्टर मल्टीप्लाई गिव ए स्केलर रिजल्ट दैट इज नेम स्केलर प्रोडक्ट। एंड डॉट प्रोडक्ट व्हेन dot is disappear, dot is appear, then vector is appear. When dot is appear, then vector is appear. When scalar product is appear, dot is disappear. तो कहने का डॉट डिसअपियर होता है तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, एफ एस कॉस थीटा लिखा रहता है। एंड डॉट इज अपियर तो क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वेक्टर का। तो कहने का मतलब आप हम जितना है एनालिसिस आप इसको कर सकते थे उसको हमने कर लिया दोस्तों। तो डॉट प्रोडक्ट को आपने इस आधार पे समझ लिया। तो यानी एफ एस कॉस थीटा अगर है दोस्तों कि कोई भी इसमें कंडीशन में क्या आता है कि इसमें मैक्सिमम जो है वर्क डन कब होगा, जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री यानी पैरेलल हो गए, पैरेलल फोर्स यानी कि उनके बीच में एंगल क्या हो, ये जितना इधर होगा अगर यही परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसके अलॉन्ग नहीं लग रहा है, ऊपर खींच रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसके द्वारा क्या होगा 0, क्योंकि कॉस 90 हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो कोई भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या होगा वर्क 0 होगा, क्योंकि तो डायरेक्टली डाउनवर्ड लगेगा। या नॉर्मल फोर्स के चलते क्या होगा वर्क डन क्या होगा 0 होगा। ओनली क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहिए उसके अलॉन्ग जो लगेगा उसी के चलते होगा। तो फिजिक्स में एक सोचने वाली बात है कि नेचर इसका भी डिस्कस करता है कि आप वर्क किस स्टाइल में कर रहे हैं। तो यही तो फिजिक्स का ब्यूटी है कि आप कैसे फोर्स लगा रहे हैं ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस तरह से लगा रहे हैं तो यूजफुल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यूजफुल वर्क नहीं कर पाएंगे। यही तो फिजिक्स का ब्यूटी है जो इफिशियंसी देता है ना, किसी चीज़ के बारे में एक रिजल्ट देता है, एक नेचुरल जो भी है नेचर का आउटपुट कैसे होता है उस चीज़ को डिस्कस करता है। इनपुट तो कर रहे हैं हम, इनपुट तो कर रहे हैं यानी यहाँ तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बट इनपुट हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हो बच्चों। तो एक सही डायरेक्शन में हमारा इनपुट होना चाहिए तभी हमारा आउटपुट मिलेगा। तो कहने का मतलब इसको भी फिजिक्स क्या करता है एक्सप्लेन करता है दोस्तों। चलिए वो तो अलग बात है। अब हम थीटा अगर 90 से ज़्यादा लगेगा या 90 से कम लगेगा, दो चीज़ें होंगे। 90 से कम लगेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बढ़ते जाएगा, और 90 के पास जाएंगे तो मैग्नीट्यूड घटते जाएगा वर्क डन का। और थीटा अगर 90 से ज़्यादा होंगे तो फिर बढ़ते बढ़ते एंटी पैरेलल जब हो जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। कॉस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है। तो 90 से जैसे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे बॉडी पे। तो क्या होंगे वर्क डन तो होंगे मगर नेगेटिव जो भी होंगे उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहे हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहे हैं। तो दोस्तों और भी है इस चीज़ों में कि अब आते हैं कि हम यूनिट वेक्टर जो डिस्कशन करते हैं, यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपस में ये क्या है मैग्नीट्यूड में 1 1 होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 1। तो इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे इनका रिजल्टेंट को, अगर क्योंकि एंगल 0 है तो आई का स्क्वायर फिर आई का स्क्वायर प्लस 2ii cos 0 है ना 2ii cos 0। तो यानी कि कहने वाला इनके बीच में एंगल 0 है, यानी ये i इंटू आई खुद पे डॉट प्रोडक्ट है, तो यानी आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इनका क्या होगा डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई क्या हो जाएगा बराबर जे डॉट जे, ये सारे के डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे बराबर के डॉट के। कहने का मतलब क्या हो जाएगा टोटल ये सब क्या होंगे डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। फिर आई डॉट जे क्या ये सब ऑर्थोगोनल हैं, जे डॉट के बराबर के डॉट आई ये सब क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे 0 होंगे, मतलब इनके पीछे 90 डिग्री एंगल है दोस्तों। कहने का मतलब इनके जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और भी है कि अगर हम एफ ऑफ एस कॉस थीटा करें या एस ऑफ एफ कॉस थीटा करें, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। ये आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप फोर्स के क्या करें, इसके भी तो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के भी तो कंपोनेंट फोर्स पे ले सकते हैं कि नहीं, या इसके भी कंपोनेंट ले रहे हैं मगर मोशन तो इसके अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट होगा और कंपोनेंट तो ऐसे ले सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये दोनों चीज़ जो है स्केलर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं कि ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को एफ डॉट एस बराबर क्या होंगे, एस डॉट एफ, ये बराबर होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड ही मिलता है। और आप इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, इनका फोर्स के कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पे लीजिए या डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट फोर्स पे लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन इस पे आ जाएगा और इसका प्रोजेक्शन इस पे आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन है, इसलिए क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे। दोस्तों और चीज़ें हैं कि इसमें अगर हम वेक्टर के अदर लॉ के डिस्कशन करें, डिस्ट्रीब्यूटिव या जो भी है, एफ डॉट ए प्लस बी है ना, दो वेक्टर है तो इसके डॉट प्रोडक्ट लें तो एफ डॉट वेक्टर ए है ना, एफ डॉट बी, ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि इनके डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे लें तो कोई ऐसा हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें फॉलो होंगे। तो अब जो आ जाते हैं दोस्तों, तो इसमें आपके मैग्नीट्यूड और वेक्टर, जैसे दो वेक्टर लेते हैं उसके बीच में एंगल क्या होता है, थोड़ा उसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसको कैसे लिखिए, अगर मान लीजिए ए का कार्टेशियन फॉर्म में है, ए वेक्टर है ना, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के है, ऐसे है, और बी वेक्टर जो है बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। तो इनको आप जब ये लेंगे तो इसमें जो आई वाले होंगे वो सब 1 हो जाएंगे प्रोडक्ट हो करके। जैसे आप ए डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो इनके प्रोडक्ट जब निकाल ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए एक्स को यहाँ से बी एक्स से गुना करेंगे तो ये तो मिल जाएंगे आई डॉट आई, बट ए एक्स को बी वाई से गुना करेंगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए अगर हम इसको करेंगे, डॉट को इस पर ऐसे लिख देंगे अगर, तो ए एक्स इंटू बी एक्स है ना, ए एक्स इंटू बी एक्स, और बाकी क्या हो गया 0। फिर ए वाई इंटू क्या हो जाएगा, बी वाई, क्योंकि जे वाले हैं बस होंगे, ए वाई इंटू बी वाई। फिर इसी तरह से ए जेड इंटू बी जेड, अब बाकी क्या हो जाएंगे 0। तो अगर इस तरह से हम लेंगे तो ये आएंगे इनके डॉट प्रोडक्ट आएंगे। हम जानते हैं कि इसको क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएंगे कॉस थीटा दोस्तों। ऐसे ए बी कॉस थीटा बराबर ये ऐसे लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अगर एंगल निकालना होगा तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इनके गुना करने पे ये जो भी गुना होंगे प्रोडक्ट होकर के ये आ जाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इससे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वेक्टर क्या है, अगर थीटा अगर 0 आ गया है ना, तो वैल्यू अगर 0 आ गया इनका प्रोडक्ट, यानी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर यही माइनस आ गए -1 तो क्या ए एंड बी आर एंटी पैरेलल हो जाएंगे। अगर यही क्या आ गए 1 आ गए तो ए एंड बी आर क्या है, पैरेलल है, थीटा इक्वल टू 0 कॉस जो भी है इनके, ये डिसाइड करेगा ये एंगल जो भी आ रहा है, उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वेक्टर के बारे में एनालिसिस कर लेंगे कि इनका जो दो वेक्टर है उसका क्या डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे कैसे है। तो दोस्तों ये चीज़ आप थोड़ा बहुत इसको आप याद क्या रखेंगे, आप इसके एप्लीकेशन को समझेंगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट में बैठा लेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ तक आप लोग दोस्तों आप डॉट प्रोडक्ट को आप भली बात ही समझ गए होंगे। तो इस पर हम कुछ सवाल करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें क्या होगा, इससे थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि हम कैसे है ना बढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। इसको एक क्वेश्चन को बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को, तो उससे नहीं तो हवा ही रह जाएगा। जैसे कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए बी, ये दिया हुआ है आपको, तो कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए बराबर दिया है 3i 2j -4k, और बी वेक्टर दिया हुआ आपको 2i 3j 6k।
तो कह रहा है कि इनके डॉट प्रोडक्ट निकालिए, फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी आपको बोला है, ए डॉट बी जैसे ही निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, आई वाले सिर्फ रहेंगे, जे आई जे में गुना होगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ऑर्थोगोनल होता है यूनिट वेक्टर के चलते। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि आई इंटू आई क्या होता है 1, फिर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि जे इंटू जे क्या होगा, जे इंटू जे क्या होगा 1, और 4k इंटू 6k यानी क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 6 चौक 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा k इंटू के डॉट के क्या हो जाएगा 1, यानी फाइनली ए डॉट बी ये हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको हम आपको थोड़ा खोल देते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे कर रहे होंगे कैसे हो रहा है, तो थोड़ा आप खोल लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी कर दे रहे हैं, ये पहले हटा लीजिए। ये 30 हो गए, 30 में से 6 गया 24 हो गए इसके डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी आपके कितने हो गए। अब इसी का पूछ देगा कि एंगल निकालिए इनके बीच में, तो कॉस थीटा लिख देंगे 24 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, है ना, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, इसके को जो आई जे के कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर के सम का रूट, यानी कि 24 क्या है 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 का स्क्वायर 16। फिर इधर दूसरा क्या हो जाएगा बी, तो 2 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, यानी टोटल क्या हो जाएगा कॉस थीटा जो हो गया इसके बीच में 24 बट्टे 16, 4 20, 9 29, और इधर क्या हो गया 36, 9 45, 4 49, यानी 24 अपॉन क्या हो जाएगा 49 का रूट तो निकल गया बट ये नहीं निकल पाया, इतना हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स, ऐसे लिख देते हैं अगर पूछा जाता है तो 7√29। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गया, ऐसे में हम निकाल लिए हैं। मगर आप चीज़ यहाँ जो कैसे लिखे हैं कि देखिए यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे और के डॉट के, क्योंकि आई क्या है यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है ना, होता है ना। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अभी डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से पढ़े हैं कि आई और आई दो वेक्टर हैं, क्यों होता है 1 ये सोच लीजिए, आई वेक्टर है आई वेक्टर है, अब दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के ऊपर है, कहने का मतलब आई क्या मतलब एक ही है, एक ही चीज़ है दोनों, तो एक दूसरे के ऊपर है, तो यानी कि एंगल कितना है थीटा क्या है 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके जो पढ़े हैं कि डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, तो आई क्या है आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड, है ना, आई इंटू जे का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो जे आई का मैग्नीट्यूड 1 और जे का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 है ना 1। बट आई डॉट जे अगर लेते हैं दोस्तों आई डॉट जे, तो इनका क्या होता है कि ये एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल है, यानी थीटा क्या है 90 डिग्री, तो आई जे है ना और कॉस 90 ऐसे होता है। तो इसके चलते क्या होता है दोस्तों ये 0 हो जाता है आई डॉट जे, यानी क्रॉस इसको क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, और सेम पे अगर वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ लेंगे, इसका मतलब क्या होगा ओनली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है सेम वेक्टर अपने ऊपर ही है डॉट, है ना, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0, यानी कि क्या हो गया ए का स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या होता है अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द 3ij मे बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, और इस पर IIT में इस पे हलवा जैसा क्वेश्चन आपको कल दिखाए थे रात में कि 2023 में पूछा गया था, इसी तरह का क्वेश्चन था, m का वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया था, है ना। फाइंड m सो दैट 3i 2j k में परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 हो जाएगा दोस्तों 3i 2j प्लस k, ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं बताइए। बहुत ही बोरिंग टाइप से नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो किस फार्मूला से, ये जो ए डॉट बी है ना क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी परपेंडिकुलर कॉस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री यानी 0, और ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा साइड 0, यानी ए डॉट बी यानी फाइनली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इसका ही एप्लीकेशन है। व्हेन परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा जब ये 90 होगा तो ये राइट साइड क्या होगा 0 हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आई तो 1 ही होगा, तो 3 दूना के 6, 2 माइनस में 6 को मल्टीप्लाई करें 2 6 को 12, और के का ये 1 है बगल में, 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा m। तो कहने का मतलब क्या होगा के डॉट के 1 होगा, ये 0 हो गया, 12 में से 6 गया तो -6, तो m बराबर क्या हो गया 6। दोस्तों आपको ये इसमें कन्फ्यूजन है, सॉरी देख लीजिए एक बार, नीचे हो गया था। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट हुआ ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। इधर क्या हुआ कॉस 90, यानी राइट साइड में कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर राइट साइड खत्म हो गया, डिसअपियर यानी 0 बन गया, डिसअपियर मतलब 0 बन गया, तो 0 हो गया। ए डॉट बी को मल्टीप्लाई किए, 3 में 2 6, ये आई था इसलिए 1, 2 में 6 12, जे था इसलिए 1, और के में के क्या 1, यानी क्या हो गया m हो गया। तो दोस्तों 6 में से 12 प्लस m घटाएंगे -6, और क्या होगा -6 प्लस m बराबर 0, यानी m बराबर 6। ठीक है दोस्तों, थोड़ा चीज़ है, इसको समझते जाइए, तो नहीं तो नासुर बन जाएगा। छोटे छोटे चीज़ से हम बड़े चीज़ को समझते हैं, इसलिए इसको छोटा मत समझिए, ये आपको बड़े को समझने में मदद करेगा। दोस्तों हम हर एक चीज़ को ऐसे ही लापरवाही नहीं करेंगे, हम सब चीज़ को बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, बाय ए वेक्टर मेथड प्रूव दैट ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली देन पैरेललोग्राम इज रोम्बस। कह रहा है कि वेक्टर मेथड से आप प्रूव करिए कि ये कोई पैरेललोग्राम है ना, और उसका डायगोनल क्या कर रहा है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए ए बी सी डी, ये ए से हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बता दिए, बी से यहाँ तक बता दिए, तो मान लीजिए ए को रिप्रेजेंट किए वेक्टर ए से या स्मॉल ए से, बी को रिप्रेजेंट किए वेक्टर बी से या स्मॉल बी से। तो यानी कि ये जो होता है डायगोनल, आपको याद होगा ट्रायंगल लॉ से क्या होता है, ए प्लस बी होता है दोस्तों, सभी को मालूम होगा। कह रहा है कि डायगोनल परपेंडिकुलरली है, तो यानी दूसरा डायगोनल एक लीडिंग है ना, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। तो क्या होगा जब ये ए होगा तो ए को यहाँ फिक्स रखिए, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, होगा कि नहीं। अब कह रहा है कि डायगोनल्स बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली देन पैरेललोग्राम इज रोम्बस। कह रहा है कि डायगोनल क्या कर रहा है परपेंडिकुलर कर रहा है पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, यानी उनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये जो है बीच में का एंगल 90 डिग्री, यानी डॉट प्रोडक्ट्स का कुछ सेंस लगेगा। यानी देखिए आपका ये प्लस बी बराबर ये डायगोनल हो गया। अब इस डायगोनल को क्या लिखेंगे, ये ए है ना, ये ए है, और ये क्या हो गया बी हो गया। बट ट्रायंगल और लगाने के लिए मान लीजिए ए वेक्टर ए के डायरेक्शन में, एक बी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस बी लिख करके हम ए प्लस बी लिख दिए। अब इसको लिखना है तो ये तो बी ले आया, मगर क्या हो गया इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक इधर जा रहा है टेल, एक हेड बन रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे इसको क्या करेंगे, बी को पलटी मारना पड़ेगा, माइनस बी लिखना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों, ये ध्यान से सोचिए। ये अब बी तो इधर ऊपर हो गया ना, तो ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए इसके डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तभी तो ये मान लीजिए ये वेक्टर है, या ये वेक्टर है ए, और ये इधर हो गया है ना। तो ये आपका बी वेक्टर पहले ऊपर था, ये पैरेलल है, चूँकि इधर शिफ्ट किए हैं, ये बी इसको माने इधर लाया तो ऊपर डायरेक्शन में था, इसको इधर किया तो माइनस बी बन गया। अब ट्रायंगल और लग सकता है, इसके टेल से इसको हेड मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, या इसको लिखेंगे ए माइनस बी। यानी दो डायगोनल वेक्टर कैसे है, एक वेक्टर है ए प्लस बी है ना, दूसरा क्या है ए माइनस बी, और इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी ए डॉट बी क्या है, ए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर ए बी कॉस 90, यानी यही 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, ये ही एक वेक्टर बन गया अलग अलग, इनका वेक्टर क्या है 0 दिया हुआ है, तो हमें किसी तरह से दिखा देना है कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर बराबर हो गए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए, ए डॉट ए माइनस बी बराबर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, बी ए माइनस बी है ना, ये डॉट तो फिर होगा ना बीच में डॉट, ठीक है।
अब देखिए ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इट सेल्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी। अब ये बी डॉट ए अब बी डॉट बी माइनस बी डॉट बी। तो दोस्तों ये देखिए ए डॉट ए क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बताए थे ना कि अपने ऊपर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो वही इट सेल्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर। अब ए डॉट बी डॉट ए हम पढ़े हैं कम्यूटेटिव होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसका कंपोनेंट इस पे लीजिए, इसका कंपोनेंट इस पे लीजिए तो सेम होगा, यानी ये दोनों कट जाएगा, सेम होगा, इसलिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। अब बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या है 0, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर लगातार क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब जानते हैं कि ये आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। रोम्बस का क्या कंडीशन होता है, चारों साइड इक्वल होना है। ये इसके इक्वल पहले दिया हुआ है, बी इसके इक्वल दिया हुआ है, मगर अब आपस में भी ये बी बराबर हो गए, तो यानी क्या हो गया, सारा साइड क्या हो गया, इक्वल लेंथ का हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड का। इसलिए क्या है, अगर डायगोनल परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे पैरेललोग्राम के तो वो क्या होंगे, पैरेललोग्राम रोम्बस हो गए। वेक्टर मेथड से हमने प्रूव कर दिया दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आई एन जे आर यूनिट्स वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, है ना दोस्तों। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे एंड आई माइनस जे, and what are the components of a vector a along the direction of I plus j and I minus j। दोस्तों एक क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा, क्वेश्चन में ऐसे कुछ है नहीं, आप इसको कर लेंगे, कर जाएंगे, करने का कोशिश करिए, थोड़ा पॉज कर लीजिए और करने का कोशिश करिए। आप इसको करेंगे तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्तों। आई एन जे आर हम पढ़ दे रहे हैं, आई एन जे आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स and y axis respectively, what is the magnitude or direct magnitude and magnitude, what is magnitude and direction of vector I plus j and I minus j, and what are the components of a vector a equal to 2i plus 3j along direction I plus j and I minus j। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो कर रहा है कि आई और आई प्लस जे और आई माइनस जे का डायरेक्शन बताइए, आप मैग्नीट्यूड बताइए, और दूसरा पार्ट है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे के लॉन्ग और आई माइनस जे के लॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई प्लस जे आपका जो वेक्टर है, और आई वेक्टर हो गया, जे वेक्टर हो गया, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये दिया हुआ है, ताना बना किया कि होता ही है, आई वेक्टर आई एक्सिस के लॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना, और जे वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ये तो पहले से ही है, वैसे दे दिया है। मगर करा कि आई प्लस जे को बताइए कहाँ है, ये आई प्लस जे है, इसका बताइए कि क्या है। आई प्लस जे कहने का मतलब यहाँ से लोकेशन क्या है, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनली वेक्टर है, एक क्या है जे, एक क्या है आई। तो ये क्या है, थीटा एंगल है ना, तो tan थीटा निकाल दीजिए, काम हो जाएगा इसका। j मीन्स 1, आई मतलब 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं बस कोफिशिएंट जो है। तो tan थीटा यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan ये 1 हो गया, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो थीटा और क्या है 45 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बना रहा है, आई प्लस जे है ना, 45 डिग्री एंगल बना रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई माइनस जे कैसे होगा दोस्तों, आई तो आई ही रहेगा और जे क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर आएगा, तो कहने का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, वही होगा। ये क्या बनाएगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में माइनस 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan थीटा जब भी लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखने पहले तो क्या लिखेंगे, वाई का कंपोनेंट। देखिए tan थीटा जो होता है, किसी वेक्टर का है ना, जो वेक्टर ए है उसका y के अलॉन्ग और x के अलॉन्ग यही कंपोनेंट, तो y के अलॉन्ग क्या है माइनस जे है ना, तो -1 हो जाएगा, और आई एक्स एक्सिस को अलॉन्ग क्या है i, तो यह क्या होगा 1 हो गया। तो फिर क्या हो गया, ये -45 थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो यानी क्या होगा -tan 45 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 -45 डिग्री। ये क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। यहाँ तक तो खेला खत्म हो गया। अब दूसरा खेला क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग डायरेक्शन आई प्लस जे।
तो ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j, ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j। आपको कह रहा है कि कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन। अब इसका देखिए थोड़ा इसमें आप यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तभी होगा, है ना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन अलोंग i प्लस j। तो 2i प्लस कह रहा है कि डायरेक्शन किसके अलोंग, i प्लस j के अलोंग, है ना। तो वैसे आप जैसे निकालेंगे कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट करेंगे तो अगर a इसको मान लेते हैं b, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर a, इस वेक्टर का कंपोनेंट पूछेगा। तो कंपोनेंट में डॉट प्रोडक्ट का पहले इस्तेमाल कर लीजिए, ए डॉट बी निकाल लीजिए। ए डॉट बी जब ये निकालने जाएंगे तो आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, जे वाले जे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 3 हो गया। तो इसका ए डॉट बी तो 5 हो गया। आइए जानते हैं कंपोनेंट क्या होता है। ए अब क्या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए का यानी ए कॉस थीटा कर दीजिए, अब बी कर दीजिए, है ना। ए कॉस थीटा बी, अगर बी का कंपोनेंट पूछता है ना तो क्या करते हैं, बी कॉस थीटा, बी को कॉस थीटा ले जाते हैं, है ना। ए का कंपोनेंट पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है आपको ए कॉस थीटा बराबर 5, यानी आप ए कॉस थीटा जब आपको पूछ रहा है तो 5 बट्टे क्या हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। अब बी का मैग्नीट्यूड ये है तो 5 बट्टे आई प्लस आई का इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 5 बट्टे के √2। तो व्हाट आर द कंपोनेंट, है ना, क्या कह रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर दिस अलोंग द डायरेक्शन आई प्लस जे। तो अलोंग द डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट, इस वेक्टर का ए कॉस थीटा, यानी 5 बट्टे, है ना, √2। होगा कि नहीं बताइए दोस्तों, होगा कि नहीं कंपोनेंट। अब अगर पूछ देता कि क्या होगा कंपोनेंट, से ये मैग्नीट्यूड होगा 5 बट्टा √2, पर डायरेक्शन जब पूछेगा इस कंपोनेंट वेक्टर का क्या होगा डायरेक्शन, अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों। ये हमने तो कंपोनेंट निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब कंपोनेंट तो 2 चीज़ होता है ना, वेक्टर ही होगा, वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे तो वेक्टर मिलेगा ना। तो एक कॉस थीटा आपका क्या हो गया 5 बट्टे √2, पर डायरेक्शन क्या होगा अलोंग दी आई प्लस जे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, ये आई प्लस जे तो अभी यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा। यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप करिए आई प्लस जे लिखिए और इसके मैग्नीट्यूड से भाग दीजिए। किसी वेक्टर को, बी वेक्टर को अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर बट्टा बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बहुत ही यूनिट वेक्टर का ये क्या है, पिनेकल है, रामबाण कहते हैं ना, औषधि है, ये वेक्टर का औषधि है, औषधि। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आई प्लस जे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2। फिर से यहाँ क्या हो जाएगा √2, और ये हो गया आपका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ क्या हो गया दोस्तों, AX। ये क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ ए का क्या होगा कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर क्या हो गया बताइए, 5i 5j बट्टे 2, है ना। ये √2 मिलकर क्या हो गया 2, यानी कहने का वाला 5 बट्टे 2i प्लस 5 बट्टे 2j। इसी तरह से आप बताइए दोस्तों i माइनस जे के अलोंग क्या हो जाएगा, बताइए। तो फिर उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और तब जाके कंपोनेंट निकलेगा। ठीक है, तो i माइनस जे के, जिसको a डैश मान लीजिए, a डैश का कंपोनेंट यानी क्या होगा a डैश कॉस थीटा, और वहाँ पे क्या होगा a डैश कंपोनेंट निकालें कि a डैश डॉट b, अब बट्टे क्या होगा a डैश, यहाँ पे a का किसका है मैग्नीट्यूड है, a का ही, a डैश का ही मैग्नीट्यूड, है ना, a डैश। और यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है a डैश, यानी कि यही जो है आपका, यही a डैश, सॉरी a डैश नहीं b डैश का मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं ना a डैश का कंपोनेंट निकालने के लिए, और b बट्टा ये b कैप, यानी b बट्टा, है ना, b डैश का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फाइनली एक फार्मूला हो गया दोस्तों, ये देखिए, ये b कैप रखिए, b रखिए b, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा a डॉट b बट्टा b का स्क्वायर इंटू ये आपका b वेक्टर,
ऐसे एक तरह से हो गया ये दोस्तों। ये आप चीज़ें ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक फार्मूला के रूप में यूज करेंगे बाद में जा कर के, मगर हम यहाँ चाह रहे हैं कि बस ए डॉट बी जब निकालने जाएंगे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 2y 3j, है ना। हम इसको विकराल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये आप 2 मिनट में हम एक मिनट में बना के रख देते, है ना। आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और 2y + 3j तो ये a हुआ, सॉरी 2y + 3j आपका क्या है a है। और यहाँ a डैश नहीं लेना चाहिए था, या b डैश लिखना चाहिए था। चलिए a डैश a ही लिखना चाहिए था, a डैश ठीक नहीं था, a ही है। a में चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग किस में आया है b में चेंजिंग आया है, तो ये तो ठीक ही है। a cos थीटा आप पूछ रहे हैं, b डैश के अलॉन्ग पूछ रहा है, तो इसके लिए अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2y + 3j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा i - j, चूँकि b डैश अलग वेक्टर बदल गया है। और यहाँ b डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का, ये तो इसमें कोई मैग्नीट्यूड में कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, 1² + 1² यानी √2 ही होगा, फ़र्क यहीं पड़ जाएगा थोड़ा। 2i 2 और 3j यानी -3 बाई क्या हो गया √2। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया -1/√2, यानी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया इतना। और कंपोनेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको यूनिट वेक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1/√2 को यूनिट वेक्टर क्या है i j बट्टे इसका मैग्नीट्यूड यानी √2, यानी फाइनली क्या हो गया ये √2 -1/2 होगा, तो -i/2, ये माइनस प्लस j/2। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा एक और अनोखा वेक्टर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 वेक्टर को, तो मिलता है वेक्टर। वहाँ पे जैसे 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे तो मिला था स्केलर। अब क्या मिलेगा, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों वेक्टर, तो उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे टॉर्क पढ़ेंगे R क्रॉस F, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन V = R⍵, है ना। बहुत सारे और भी चीज़ बहुत सारे हैं टॉर्क के अलावा। फिर एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे MVR, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं जिसमें क्या होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो होता है एक रिलेशन होता है F = Q V क्रॉस B, तो उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है क्रॉस में होता है, तो फोर्स उस पर लगता है। तो ये भी है, आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को दोस्तों। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर गिव ए वेक्टर नॉट स्केलर, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस डिनोटेड बाय क्रॉस, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है डॉट के द्वारा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स रिजल्ट ए वेक्टर, यानी A और B है 2 वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होगा वेक्टर, है ना। A क्रॉस B = C वेक्टर होगा, है ना। तो C वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये वेक्टर होगा A क्रॉस B = C वेक्टर, यानी यहाँ पे स्केलर नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। जैसे ये क्या होता है डायरेक्शन डिफाइन करने में, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का जो है जो C वेक्टर आ रहा है वहाँ से डायरेक्शन आएगा, मगर इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे। देखेंगे अद्भुत वेक्टर से, जैसे यूनिट वेक्टर है उसे डिफाइन करेंगे। तो A क्रॉस B को लिखा जाता है इसके मैग्नीट्यूड को दोस्तों, वेक्टर A वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ठीक है। और इसका कम्प्लीटली अगर इसके डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन भी चाहिए A क्रॉस B में, तो इसके डायरेक्शन क्या कहते हैं n कैप। तो A भी साइन थीटा क्या है, आप देखेंगे कि दो वेक्टर है, क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन है एक दूसरे डायरेक्शन में है और इनका क्रॉस कर रहे हैं, तो इनका क्रॉस कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए ऐसे बीच में एंगल है, तो इसको जो घुमाएंगे तो जो भी है एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर घुमाते हैं, जैसे आपका ये घुमाएंगे
तो ये मान लीजिए आपका हाथ है ना, और इसके अलॉन्ग एक वेक्टर को रखेंगे और एक वेक्टर जो होगा इसी प्लेन में होगा दूसरा वेक्टर। तो मेरा हाथ जो ये खुला हुआ हाथ है, एक फिंगर के डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेच कर देंगे वेक्टर को, और इसका जो थंब होगा जिस डायरेक्शन में हम घुमाएंगे फिंगर को मोड़ेंगे, तो जैसे बंद होगा ये, तो बंद क्या होगा, ये हमारा ये अंगूठा क्या होगा, अपने आप उस वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा। अगर वही क्या है कि इसका दो डायरेक्शन आ जाता है दोस्तों, ए क्रॉस बी का अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, छोटा एंगल लेकर के, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन है, ये घुमाएंगे वेक्टर को ए और बी को, है ना, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को, तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन है, तो ए बी है ना साइन थीटा, और एन कैप होगा। अगर बी क्रॉस ए कर देंगे, इसी में बी क्रॉस ए दोस्तों कर देंगे, तो ये अलग चीज़ हो जाएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था, ए क्रॉस बी क्या होता था, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था, मगर यहाँ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी वेक्टर को अगर ऐसे घुमाएंगे तो इसके लिए छोटा एंगल था, अब क्या होगा, बड़ा एंगल हो जाएगा। मगर इसको अगर घुमाएंगे आप उल्टे डायरेक्शन में, देखिए अंगूठा आपका भाग जाएगा अंदर, है ना। जो राइट हैंड थंब रूल जो भी है, इसे डायरेक्शन डिफाइन करने में वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता है, थंब के डायरेक्शन में अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर जा रहा है ना, आपके मुंह की तरफ जा रहा है अंगूठा। तो दो वेक्टर अगर इस तरह से है दोस्तों, इनका ऐसे रखेंगे टेल पकड़ के, तो टेल है, और मान लीजिए हम इसको घुमाने गए, है ना, इसको घुमाए, इसको इस तरह से लपेटे, तो हम क्या करें, अपने फिंगर को मान ले एक स्ट्रेच डायरेक्शन में, एक वेक्टर के स्ट्रेच डायरेक्शन में, और इसको घुमाए, लपेटन जो है जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, स्ट्रेच डायरेक्शन में एक वेक्टर है, और जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब कि हम वेक्टर की तरफ दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा रहे हैं, तो थंब जो है, थंब इम्प्रेस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ए और बी का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या कहता है, डायरेक्शन देगा। अब मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड हो गया और साइन थीटा के साथ ये क्या होगा कि कहेगा ये मैग्नीट्यूड, ये दिस क्वांटिटी गिव मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स, यानी आर का, यानी आर जो है ए क्रॉस बी यानी क्या होगा, आर माने इसको अगर आर मान लें, है ना, जैसे टॉर्क होता है तो टॉर्क टाउ हो जाएगा यहाँ पे टाउ, और ये क्या होगा, आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एफ मतलब फोर्स। तो टाउ का जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का, वो क्या होगा, आर और एफ के जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी एरिया वेक्टर के जो एक डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क का होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, जिस प्लेन में दो वेक्टर है, जो प्लेन कंटेनिंग दोज टू वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर में समथिंग इज आउटवर्ड, उसके डायरेक्शन में क्या होगा, थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये कैप जो बताता है, एन कैप इज इंडिकेट्स, एन कैप कुछ भी हो सकता है, एन कैप क्या हो सकता है ना, ऐसे अगर डिनोट करें ए बट्टे, है ना, ए क्रॉस बी, है ना, ऐसे भी इसको एन कैप बता सकते हैं, इसको भी एन कैप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ए बी साइन थीटा बटा यहाँ भी ए बी साइन थीटा आएगा, और ए बी साइन थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, ए बी साइन थीटा यानी मैंने जो एन कैप मतलब कि कहने वाला एक यूनिट वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग इसको हम घुमा सकते हैं, घुसा सकते हैं, भेज सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो एन कैप एक दे दिया यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में क्या है, जो यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग दोज टू वेक्टर, जिस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इसके द्वारा क्या बन रहा है, एरिया ट्रेस हो रहा है, ए क्रॉस ए बी साइन थीटा क्या बना रहा है, ये एरिया बना रहा है, ये लेंथ होगा तो ये विड्थ होगा, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के लेंथ टाइप से होगा तो एक विड्थ टाइप से होगा, तो एरिया प्लेन में ही तो कंटेनिंग होगा दिस टू वेक्टर। इस पर ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके जो थर्ड वेक्टर, ये जो डायरेक्शन वाला होगा यूनिट वेक्टर, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी क्या होगा, इस तरह से ये क्या होंगे, ए वेक्टर एंड ये क्या होंगे, बी वेक्टर्स, है ना। और जब ये इसको हम ऐसे करके मूव करेंगे तो दोस्तों एन कैप हो जाएगा, क्या ये क्या कहलाएगा, एन कैप, ये क्या हो जाएगा, एन कैप, है ना। एन कैप गिव द डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी,
ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। और ये छोटे एंगल से घुमाए, ये थीटा है ना, मान लीजिए थीटा था, स्मॉलर एंगल 90 नहीं है। और इसको अगर उल्टे डायरेक्शन में घुमा देंगे तो अगर मूवमेंट ऐसे हुआ तो ये ऊपर हो जाएगा, अगर इधर हो गया तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, है ना, नीचे। ठीक है, अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन को डॉट से बताते हैं और अप द प्लेन को इनटू को बताते हैं डाउन दी मतलब इनटू को नीचे वाले में बताते हैं और डॉट को क्या बताते हैं, अपवर्ड। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, डॉट यानी ऊपर है, और इनटू मतलब डाउनवर्ड, ये क्या है, क्रॉस वाला क्या है, डाउनवर्ड। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये डायरेक्शन निकालने में आप, है ना, चाहे जो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िए, चाहे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, चार्ज का मोशन, ये सब चीज़ जो है ये क्रॉस इनटू मतलब डाउनवर्ड, डॉट मतलब अपवर्ड। तो अपवर्ड क्या हो गया, ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज में अगर घुमा रहा है, और इनटू क्या हो गया, डाउनवर्ड जब हम इसको क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज में जब घुमाएंगे तो हमेशा घुमाना है छोटे एंगल की तरफ, तो छोटे एंगल की तरफ घुमाइएगा, दोनों वेक्टर, एक वेक्टर को फिक्स रखिएगा, दूसरे को घुमा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी। अब दोस्तों हम इनके चलते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के क्या होते हैं, 1 होते हैं, बट यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस बराबर ये जो क्या होंगे, ये इसमें क्या होता है, थीटा लगता है, साइन थीटा, के क्रॉस, है ना। तो आई क्रॉस जे, आई जे के आर क्या है, ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ यूनिट, ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ यूनिट, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई जे क्या देते हैं, इसका एक ऑर्डर होता है, आई ये क्या होता है जे, और ये क्या होता है मान लीजिए के। तो ये एक ही ऑर्डर में रखिएगा दोस्तों, इसको क्या रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में सबको लिख दिए। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। तो आई जे को घुमाएंगे, आई जे को घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, के वेक्टर, है ना। उसी तरह से जे को घुमाएंगे, जे और के को घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, जे और के, जे के बाद के आया तो जे और के को घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, आई वेक्टर। और के और आई को घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, के और आई को घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, के और आई के बाद घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर। तो इसके बाद तो फिर वही रिपीट होगा, आई जे होगा। मगर अगर उल्टा में घुमा दिए दोस्तों, यानी आई के घुमा दिए तो क्या मिलेगा, आई के अगर घुमा देंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस जे के इधर कर दिए। आप घुमाना अभी तो ऐसे घुमा रहे थे तो अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं, दो वेक्टर प्लेन में है, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर सेट्स ऑफ यूनिट सब जब कहे, आई हो गया, जे हो गया, ये हो गया आई, और ये हो गया आपका ये एक्सिस के अलॉन्ग जे हो गया। इसके परपेंडिकुलर अगर लेंगे तो मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपस में ये से परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब आई जे, अगर आई जे तो के ये होगा, है ना, ऐसे होगा। तो आई को जे की तरफ घुमाएंगे तो, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए छोटे एंगल की तरफ, आउटवर्ड, क्लॉकवाइज में घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए तो क्या होगा, डाउनवर्ड, इनटू वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ समझ लीजिए, के को आई की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, माइनस जे। ठीक है, के को आई इधर, सॉरी, आई को के की तरफ घुमा दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस जे। आई को के की तरफ घुमा रहे ना, उल्टा डायरेक्शन में, है ना। ये अब ऐसे घुमा रहे हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, अब क्लॉक घड़ी के दिशा में घुमा रहे हैं अपने फिंगर को। आई के तरफ तो क्या हो गया, माइनस जे। उसी तरह जे को आई की तरफ, जे को आई की तरफ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे को आई की तरफ क्या हो जाएगा बताइए, जे को आई की तरफ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के, है ना। और फिर जे को आई की तरफ हो गया, और फिर के को जे की तरफ घुमाएंगे तो, के को जे की तरफ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो ये चीज़ एक ऑर्डर है दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, बहुत लोग समझ रहे होंगे, फिर भी हम एक कर दिए हैं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी था। और जब आई इंटू आई होगा, ये सब क्या हो जाएगा, चूँकि एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, उस उल्टा हो गया रिवर्स डॉट प्रोडक्ट के, है ना। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था, वो 1 होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा
है ना। तो इसका क्या होगा, वैल्यू 0 होगा दोस्तों। तो इनके मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका है दोस्तों, ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट को हम लिखेंगे ए एक्स आई के लॉन्ग, बी वाई है ना, ए एक्स ए वाई लिख दीजिए, ए एक्स ए वाई, जे के लॉन्ग और ए जेड के लॉन्ग। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के दोस्तों। तो इनका जो है एक ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड आप निकालना, ए क्रॉस बी का अगर हम नेट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो इसका एक लिखने का तरीका है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, आई जे के। आप इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप, हर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई जे के लिख दिए, सब में आई जे के है। पहले ए वेक्टर है इसलिए ए एक्स लिखिए, उसके बाद ए वाई लिखिए, फिर जे के सामने है तो के सामने वाले को ए जेड लिखिए, उसी तरह से आई के सामने वाले को बी एक्स लिखिए, बी वाई लिखिए और बी जेड लिखिए। अब दोस्तों देखिए कि इसमें क्या है कि इसको अगर आई वाले को पार्ट को लेना है तो आई लिख दीजिए, और इसको भूल जाइए। जहाँ पे लाइन खींच बनेगा ना, ऊपर लाइन बनेगा एक नीचे लाइन बनेगा, इसको क्या करें, इसको हटा करके बाकी इसको गुना कर दीजिए। कैसे गुना करना है, थोड़ा इसमें भी सिस्टम है। इसको गुना करिए इस दोनों को, इसको घटा दीजिए गुना करके, ठीक है। तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। अब ये हो गया आपका आई पार्ट हो गया। जे पार्ट में क्या करते हैं, खाली यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, माइनस। और नहीं तो दोस्तों आप इसको भूल जाइए ऐसे ऐसे करने में, इसको एक बार याद रखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए प्लस से, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ एक बार प्लस हो गया, बाकी क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस। यहाँ स्टार्ट करिए प्लस से, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। और इसके बाद इसका साइन प्लस हो गया, तो इसको गुना करेंगे तो एक होगा प्लस, है ना। तो इसके हिसाब से अपने आप इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। वैसे हम लिखते रहें, जे वाला की याद रखिए। तो फिर ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स बी जेड। देखिए जे लिए तो ये वाला नहीं लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, सिर्फ जे ले लेके बाकी ये चीज़ सब छोड़ देंगे, है ना। ये लाइन का मटेरियल छोड़ करके इसको गुना करेंगे, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। और के में क्या होगा, के जो होगा आपका ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका दो वेक्टर का जो आप निकाले हैं प्रोडक्ट। वो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट में तो आप वैसे निकाले जैसे ए डॉट बी में सारा स्केलर होता था, मगर यहाँ क्या होता है, वेक्टर होता है, सारा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसमें क्या होगा, वेक्टर आएगा, उसमें वेक्टर नहीं आता था, मैग्नीट्यूड आता था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में ही आएगा दोस्तों। तो ये वेक्टर आप निकाल लिए, और जब एंगल निकालना होगा तो ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखेंगे, जो भी आएगा ए क्रॉस बी, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी, है ना, साइन थीटा, ठीक है। तो यह एंगल निकालने का तरीका है, साइन थीटा निकालेंगे, और ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस तो यहाँ से निकाल लेंगे, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो जैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट वाले में, वैसे ही निकालेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है, बट ए क्रॉस बी निकालने में अंतर है। उसी में होगा ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। तो ऊपर में ये सारा चीज़ आ जाएगा, इसको मान लीजिए कुछ, है ना, इसको मान लीजिए बड़ा सा डी, तो डाउन आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में इसका कंपोनेंट, है ना, एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, और इधर क्या होगा, बी वाई स्क्वायर, बी क्या लिखे हैं, इसका कंपोनेंट को क्या लिखे हैं, बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। दोस्तों इसका दूसरा भी तरीका है कि आप डायरेक्ट इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के ऑन क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। आप क्रॉस लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए आप थोड़ा इसमें थोड़ा यही रहेगा, आई वाले को क्या, देखिए आई है तो आई वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर हो गया, आई एंगल 0 हो जाएगा, तो आई वाले को जे के साथ लेंगे, तो ए एक्स, है ना, बी वाई।
और आई इंटू जे, तो वही फार्मूला रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आई जे और के, ये के, तो आई और जे करेंगे तो क्या बन जाएगा के। देखिए यहाँ आई, यहाँ पे आई आके ख़त्म हो गया, ये वाला पार्ट नहीं आएगा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ए डिस्ट्रीब्यूशन बी, तो ए क्रॉस बी जब लेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से ये गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई है, जीरो बन जाएगा थीटा का एंगल। मगर जब आई जे को लेंगे तो क्या होगा, आई जे क्या होता है के, तो के लिख देंगे, ठीक है। अब एक्स का दो चीज़ हो गया, ये और ये हो गया। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए एक्स और बी जेड, ए एक्स और बी जेड। अब देखिए ये आई है और के जा रहा है, आई है के उल्टा डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ क्या होगा माइनस आ जाएगा, है ना, होगा कि नहीं। देखिए आई के बाद के, आई के बाद के नहीं था, आई के बाद जे था, आई के बाद के आ गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के को हम माइनस साइन डायरेक्ट यहाँ ले लेते हैं और एक से बी जेड लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देते हैं आई के क्या होगा जे, आई के क्या होगा जे। अब देखिए इसका तो काम हो गया, अब इसका काम बाकी है, ए वाई क्रॉस बी एक्स, तो जे आई क्या होगा, देखिए जे कहाँ, जे और आई, फिर उल्टा होगा तो जे आई क्या हो जाएगा माइनस के, तो जे आई क्या होगा माइनस के, तो ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे आई क्या हो गया के, माइनस होने के चलते माइनस लिए हैं। और ए वाई बी वाई, ये जे है तो ये ख़त्म हो जाएगा, जे क्रॉस जे क्या होगा जीरो, क्योंकि दोनों एक ही अलॉन्ग है वेक्टर, साइन नहीं 0 डिग्री जीरो, तो ए वाई वाला नहीं लेंगे। ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, तो आई हो जाएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के क्या होता है आई, तो यहाँ क्या ले लेंगे आई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये बचा ए जेड इंटू बी एक्स के आई, ए जेड बी एक्स के आई, के आई क्या होगा जे, ए जेड बी एक्स के आई जे, तो ए जेड बी एक्स क्या होगा जे, के आई के और आई मिलके जे हो गया। अब ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के जे उल्टा ऑर्डर हो गया, है ना, ये उल्टा ऑर्डर हो गया क्लॉकवाइज में, के जे क्या हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा ए जेड बी आई, ए जेड बी वाई होगा ना दोस्तों, ए जेड बी वाई, और के जे क्या हो गया, के जे हो गया आपका आई, तो आई। अब देखिए ए जेड बी जेड के क्या होगा क्रॉस है तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए आई वाले को एक साथ करिए, आई वाले कहाँ हैं, के वाले, जे वाले, के वाले या आई वाले, ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, यहाँ क्या हो गया आपका आई। अब जे वाले को ढूंढिए, जे है और जे वाला यहाँ है, तो ए एक्स बी जेड यहाँ क्या है ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, है ना। ए एक्स क्या है, जे वाला क्या है ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, तो यहाँ क्या होगा बी एक्स, है ना। तो ये क्या होगा, जे अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और ये क्या हो गया जे आपका हो गया। अब के वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, के वाला पोर्शन आपका यहाँ से बचा रह गया ए एक्स बी वाई माइनस के कहाँ है दूसरा वाला के, ये ए वाई बी एक्स। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखिए यहाँ जो निकाले हैं यहाँ सिर्फ जे है, इसको माइनस अंदर घुसेरेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स ए जेड, तो क्या हो गया बी एक्स ए जेड हो गया, और ये माइनस बन जाएगा तो ये इधर आ गया। तो कहने का मतलब इससे चाहे निकाले चाहे गुना करके हम आपको दिखा दिए हैं कि ऐसे होता है, ऐसे कहाँ से हवा में नहीं आ गया दोस्तों। तो कहने का मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में आया, ये क्या हो गया आपका, ये भी है ना, थोड़ा बहुत जो मामला था उलझा हुआ मामला वो भी सुलझ गया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हमने डिफाइन कर दिया है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करते हैं बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्रॉस प्रोडक्ट में ये हो गया। डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, कम्यूटेटिव लॉ हो, एसोसिएटिव लॉ सब फॉलो करता है, क्योंकि स्केलर है, स्केलर जैसे मल्टीपल ऑफ अलजेब्रा होता है ना, उसी तरह को वो क्या करेंगे रूल को अप्लाई होंगे। मतलब वेक्टर क्या होगा थोड़ा ओरिएंटेशन के हिसाब से नहीं होगा दोस्तों।
तो इसलिए क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होते, उसमें डायरेक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तब मज़ा आएगा। 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा आराम देंगे और इसके बाद धुआंधार हम एक बनाएंगे इसका वीडियो, जिसमें सब IIT लेवल का एक पे एक क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आपको हम वो भी मिलने वाला है, जल्द ही वीडियो बनेगा। पहले तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन को देखिए और इसको बनाने का कोशिश करिए। ये वीडियो को पॉज करिए, है ना। मैट्रिक्स टाइप कहते हैं इसको, मैट्रिक्स टाइप प्रॉब्लम, है ना। मैच द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन, करा कि द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर 6i - 3j - 6k पैरेलल टू द वेक्टर दिस। क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट जब ये है, पैरेलल है, वेक्टर है, तो हम बताए थे कि कोई वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट 2 तरह से होगा, एक पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा दोस्तों। तो इसका एक पैरेलल निकाल लीजिए। पैरेलल निकालने में थोड़ा ध्यान में रखना है ना, उसमें यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग निकालना पड़ता है ना दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, आप दूसरा पार्ट को हम ही पहला बनाएंगे, दूसरा पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला पार्ट को हम बना दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, नहीं तो इसको आप बनाने का कोशिश करिए। हम इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 6i, मतलब एक वेक्टर मान लीजिए आपका ए दिया हुआ है 6i, मेन यही वेक्टर है 6i - 3j - 6k, ये आपका क्या है, मेन वेक्टर है ना। आपका क्या है, पैरेलल टू द वेक्टर बी, कंपोनेंट पूछ रहा है ना, पैरेलल टू द वेक्टर बी, यानी कि ये देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, वी वेक्टर क्या है, अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट समझिए, फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट, है ना। कहने का मतलब ये क्या है आपका, इसके अलॉन्ग क्या कर रहा है, आपका कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर दिस पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब देखिए पहले, अब इसके बीच में मान लीजिए ये एक तरह से ऐसे बी है, ये इसके बीच में क्या है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो इसका आप ए वेक्टर है, इसका करा कंपोनेंट पैरेलल अलॉन्ग दिस, इसका जो 2 कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा परपेंडिकुलर, एक क्या होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक क्या होगा पैरेलल कंपोनेंट। तो ये क्या होगा, मान लीजिए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, ए पैरेलल। तो आपको पूछ रहा है पैरेलल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताने के लिए। तो पैरेलल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले डॉट प्रोडक्ट तो कर लीजिए, है ना। तो ए डॉट बी से निकाल लीजिए आप, है ना, 6i 3j, नहीं तो जो आपको एक फार्मूला बताए थे उस फार्मूला का आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट निकलेगा, है ना। ये हो गया ए डॉट बी में डॉट लगा दीजिए, घुसेड़ दीजिए, और i j और k, है ना। तो ये क्या होगा 6 3, इसमें तो क्रॉस वाला मामला नहीं है, यहाँ पे तो डॉट में 0 हो जाता है एंगल, और यूनिट मैग्नीट्यूड होता है तो 6, और ये क्या होगा 3, और ये 6, है ना। तो कितने कुल कितना हो गया -3, है ना। इसका क्या होगा ए डॉट बी। अब क्या कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए, क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो कंपोनेंट पूछ रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और वेक्टर को भी निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कंपोनेंट मतलब ए कॉस थीटा आपको पूछ रहा है, ए कॉस थीटा ही तो ए का कंपोनेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ये होता है ए डॉट बी, क्या होता है ए बी, यही तो लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो मगर आपको पूछ रहा है बी को इधर करिए, उलट दीजिए, बी, है ना, ए कॉस थीटा पूछ रहा है, ए कॉस थीटा ये पूछ रहा है आपको, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा पूछ रहा है, तो ए कॉस थीटा ये पूछ रहा है, यानी इस मैग्नीट्यूड को भाग दे दीजिए कितना से, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, है ना। यही भाग दे देंगे तो निकल नहीं जाएगा, तो कंपोनेंट तो निकल जाएगा मैग्नीट्यूड में -3। बी कितना है, बी है ये सब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी -3/√3, यानी ये ऊपर भी 3√3 2 बार होगा, तो माइनस क्या हो गया √3, यानी क्या होगा -√3। इसका क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ, है ना, वेक्टर का कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस पैरेलल टू दिस, है ना। तो कंपोनेंट तो निकल गया मगर वेक्टर नहीं निकला, ये तो वेक्टर होगा ना, ए का कंपोनेंट भी तो एक वेक्टर होगा।
तो इस कंपोनेंट से फोर्स का कंपोनेंट फोर्स होता है तो वो भी तो वेक्टर होगा, मगर इसका पैरेलल कंपोनेंट इसमें से आ सकता है, देखिए क्योंकि इसे वेक्टर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, सही है, मगर ये क्या है वेक्टर फॉर्म है, तो इसमें से इसका तो कंपोनेंट नहीं आ सकता है इसमें से कोई आंसर। तो देखते हैं कंपोनेंट आता है तब तो कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड को जो वेक्टर दिया है इसके अलॉन्ग इसको यूनिट वेक्टर बना दीजिए, इसके डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, इसको सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए। अरे वेक्टर पैरेलल कर देते, पैरेलल वेक्टर क्या लिखते हैं, पैरेलल वेक्टर जो होता है बी, ऐसे बी पैरेलल टू ए क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ए होता है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड है इसके अलॉन्ग कर देंगे, इसका कंपोनेंट पैरेलल टू इसके हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो बट इसका डायरेक्शन ही नहीं मालूम है, इसका पहले डायरेक्शन मालूम करिए। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी कैप बना दीजिए। बी कैप मतलब दोस्तों ये समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट है, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल दिए, मगर इसका जो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा कंपोनेंट का, तो उलझा हुआ थोड़ा मामला है। तो बी कैप के अलॉन्ग इसका क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को गुना कर देंगे, तो इसका क्या होगा, पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग की निकल जाएगा कंपोनेंट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। बी कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी का आपका दिया हुआ है आई जे के, ये दिया हुआ है। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √3 आया है। तो यानी कि अब जो है आपका पैरेलल वेक्टर, पैरेलल कंपोनेंट यानी ए कॉस थीटा, ए पैरेलल है क्या है, ए कॉस थीटा, ए पैरेलल क्या है, ए कॉस थीटा, ये क्या है, वेक्टर है। तो ये एक पैरेलल जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड कितना है, -√3, तो -√3 यानी इसके मैग्नीट्यूड को, है ना, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर क्या है, यहाँ पे थोड़ा लिखना होगा बी कैप के अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आई जे के। अब देखिए √3 से √3 गया, मर गया। अब ये क्या होगा, माइनस घुस गया इसके अंदर में, और सब का क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। बहुत पॉजिटिव बनता था, सबको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया दोस्तों। तो इसका देखिए इसमें कोई आंसर है, देखिए ये वाला है। तो इसका जो होगा आंसर दोनों होगा, एक ही पे बैठ गए भक्त से नहीं, इसको टिक मार करके आगे बढ़ दिए, सो नहीं होगा। यहाँ पे भी आपका आंसर होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, मैथमेटिक्स टाइम में पहला का आंसर हो गया बी हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है दोस्तों, है ना। तो पहला का आंसर बी होगा और डी भी होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। देखिए ये हमने तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, बट मैग्नीट्यूड ही निकाल के नहीं होगा, हमें पूछ रहा है भैया, देख लो भैया, वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इस पैरेलल निकालना है, इसके पैरेलल निकालने के लिए क्या मैग्नीट्यूड नहीं, इसको यूनिट वेक्टर बनाइए तभी तो पैरेलल निकाल पाएंगे। मैग्नीट्यूड से कंपोनेंट को गुना कर देंगे तो हम मैग्नीट्यूड का जो ये कंपोनेंट आया है इसको कहाँ से डायरेक्शन दे पाएंगे, इसको डायरेक्शन तभी दे पाएंगे कि इसको हम यूनिट वेक्टर जो है जिसके पैरेलल लिखना है उसके अलॉन्ग हम इसको गुना कर दें मैग्नीट्यूड को। अब पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन है कि बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर लिख रहे हैं तो लैम्डा टाइम्स ए होगा, तो यूनिट वेक्टर का तो अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इसको यूनिट वेक्टर बना दिए बी को, है ना, इसको मैग्नीट्यूड से भाग दे दिए, यूनिट वेक्टर बन गया। अब डायरेक्शन मिल गया, बी मिल गया ना। इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट निकला है उसको मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे, बस काम हो गया। यानी कि 1 का जो आंसर हुआ इसका 2 हुआ कि नहीं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, है ना, इसका पैरेलल कंपोनेंट हो गया दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला को वीडियो को पॉज करके इसमें देखिए क्या इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल पा रहे हैं आप कंपोनेंट का। तो यहाँ पूछा है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो पहला जब आप बना दिए हैं सेम ही है, ऊपर का नीचल का देखिए कोई अंतर नहीं है, तो पैरेलल कंपोनेंट निकाल दिए हैं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकलेगा बताइए। अभी सोचिए कैसे निकलेगा। इसका तरीका है, हमने बताया था कि एक वेक्टर है भैया, एक कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। ये ए वेक्टर है, इसका पैरेलल कंपोनेंट ये होगा, इसी पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये नहीं हो जाएगा, इसको कहेंगे ए परपेंडिकुलर। तो भैया आप क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए पैरेलल कंपोनेंट प्लस ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल टू वेक्टर ए, ये ट्रायंगल लॉ हमें कहता है। तो पैरेलल कंपोनेंट तो भैया निकाल लिया आपने, यहाँ देखिए निकाल लिया। अब वेक्टर आपको मालूम है, वेक्टर क्या मालूम है, ए वेक्टर वाई यहाँ है,
तो भैया आप ई परपेंडिकुलर ना निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है। ए परपेंडिकुलर आप कैसे निकालेंगे? ए परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर्स। यही तो है दोस्तों। अब ये ट्रेंगल लगा के मदद लगा करके ए पैरेलल ए परपेंडिकुलर क्या किए, ए वेक्टर को लिखे। अब भैया ए परपेंडिकुलर निकालना है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालिए इस वेक्टर के अलॉन्ग द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो भैया पैरेलल तो हम निकाल लिए थे, ट्रेंगल लगा के हम परपेंडिकुलर आराम से निकाल लेंगे इसमें से, है ना। तो द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ दिस है ना परपेंडिकुलर टू दिस, तो परपेंडिकुलर टू दिस। अब ए की जगह आप रख दीजिए, ए की जगह रख दीजिए 6i 3j और 6k। ये देखिए भैया एडवांस का क्वेश्चन है, अब एडवांस में पूछ देगा आपको। अब ये सब चीज़ नहीं लगाएंगे, ये सब चीज़ थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। और ए पैरेलल क्या निकला है? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये माइनस तो ऑलरेडी है ना भैया, ये तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ -1 है, 1 2 प्लस हो जाएगा। तो i j k भैया एडवांस में ऐसे नहीं फोड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो दिमाग भेजा तो गरमाना पड़ेगा आपको। तो 6 1 7i हो गया, 7i हो गया कि नहीं भैया? और 3 और ये प्लस है तो -2j हो गया, और -6 ये क्या हो गया? 5k हो गया दोस्तों। तो कहने का मतलब ए परपेंडिकुलर, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वही हो जाएगा 7 49 2 दूना 4 5 25 तो 49 और 5 25 और 4 29 29 और 49। तो नेगेटिव तो जीरो तो नहीं हो रहा है ना, जीरो तो नहीं हो रहा है ना, कुछ समथिंग हो रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड इसमें जीरो है ऑप्शन में, तो इसमें तो कोई है नहीं। आंसर बा एक ठो है आपका 7i 2j 5k, 7i 2j 5k। तो यानी मिल रहा है ना, आंसर मिल रहा है ना, कुछ काम कर रहे तो कुछ हो रहा है ना। यानी दूसरा का आंसर क्या हो गया? मैच द मैट्रिक्स टाइप में दूसरा का आंसर क्या हो गया? सी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा देखिए, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स है ना परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये उल्टा दे दिया, पैरेलल, आप पैरेलल निकाल लीजिए, वही काम कर दीजिए उल्टा वाला, है ना, उल्टा वाला काम कर दीजिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है ना परपेंडिकुलर टू दिस, किस में? यहाँ पे दे दिया 2i j 2k। फटाक से निकालिए, ये फटाक से निकालिए, हम निकाल देंगे अब 1 2 3 4 है ना। तो हम 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक मान लीजिए सी वेक्टर दिया है 6i -3j -6k, और डी वेक्टर दिया है आपका 2i है ना j हाँ और 2k। आपको क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो आप पहले सी डे पैरेलल निकालिए, सी डॉट डी निकाल लीजिए फटाक से। सी डॉट निकालेंगे तो 6 दूना के 12 है ना, 3 3 1 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 दूना के 12, ठीक है। तो ये नीचे में मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, ये सब तो काम करना ही ना पड़ेगा। 12 3 15 12 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? अब इसके अलॉन्ग निकालना है, तो हमें जब निकालना है तो सी कॉस थीटा सी डॉट डी लेंगे, डी लेंगे, तो हमें क्या है? पैरेलल कंपोनेंट निकालना है। ये 27 हो गया है ना, ए डॉट बी। अब बट्टे में क्या होगा? ये जो हम निकालेंगे सी डॉट डी, इसको क्या लिखेंगे? सी डी कॉस थीटा। मगर हमें पूछ रहा है इसका पैरेलल निकालने के लिए इसका कंपोनेंट, तो डी वेक्टर जो हो जाएगा, डी वेक्टर है ना, सी कॉस थीटा ना निकल के डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यहाँ पे भाग दे देंगे। यानी डी जो आपका सी कॉस थीटा होगा, सी कॉस थीटा को रोक रख के रखेंगे, और 27 बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ डी कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डी बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 4 8 1 9, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3, यानी 27 बट्टे 3, यानी 3 नमा 27, 9 आ गया। सी कॉस थीटा यानी पैरेलल वेक्टर का हमें इसका मैग्नीट्यूड तो 9 है नहीं कोई ऑप्शन में, है ना। तो परपेंडिकुलर का तो हम परपेंडिकुलर निकालना, बोले पैरेलल निकाल लेते हैं। तो पैरेलल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? इसके मैग्नीट्यूड में पहले कन्वर्ट करिए, 2i 2 स्क्वायर j स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8 1 9, यानी 2i है ना -j -2k। अब ये क्या है? डी वेक्टर बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, इसको यूनिट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी कैप हो जाएगा, डी कैप हो जाएगा। और इससे हम इसको गुना कर देंगे, ये जो हो जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना है? डी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है दोस्तों। और हमारा क्या है? ये डी कैप हो गया, डी कैप हो गया। तो डी कैप जो है हम पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग किसके ले लेंगे? डी कैप पैरेलल वेक्टर किसके अलॉन्ग ले लेंगे? इसके अलॉन्ग ले लेंगे। डी कैप क्या करेंगे? पैरेलल वेक्टर। हम क्या करना है? इसे पैरेलल करना है,
कंपोनेंट वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये आया इसका कंपोनेंट, तो 9। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2i माइनस जे माइनस 2k बट्टे 3, तो 3 तिया 9, यानी पैरेलल वेक्टर क्या हो गया। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। ये चूँकि कंपोनेंट वेक्टर है, कंपोनेंट वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग निकाल रहे हैं। ये क्या कंपोनेंट ऑफ सी है। अब सी को क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सी कॉस थीटा है ना, डी कर देंगे, तो हमें क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा। कौन सा पैरेलल निकलेगा, सी पैरेलल वेक्टर निकल जाएगा, सी पैरेलल वेक्टर निकल जाएगा दोस्तों। तो सी पैरेलल वेक्टर ये हो गया आपका इतना, सी पैरेलल इतना हो गया, तो ये सी पैरेलल इतना निकल गया। अब सी पैरेलल जब हो गया 3 तिया 9, तो इसको क्या हो गया, सी पैरेलल वेक्टर निकल गया दोस्तों। तो 3 दूना 6i माइनस 3j माइनस 3 दूना 6k। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें से इसी को घटा देंगे, क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये आपका वेक्टर था, ये आर वेक्टर था, यानी सी वेक्टर था। सी वेक्टर कितना है, 6i 3j 6k, 6i 3j 6k, ये है आपका, है ना। और इसका पैरेलल वेक्टर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से गुना करिए, 6i 3j 6k। तो अब हमें क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, सी परपेंडिकुलर, ये क्या है, सी पैरेलल। तो सी परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम है इसका, देखिए इसका 6i 3j और 6k, तो ये घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 0 वेक्टर, यानी 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर है, देखिए आंसर में, है ना, 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर है। तो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्या पूछ रहा है आपको, तो इसका आंसर क्या है, हमने आंसर निकाला है इसका, 2 का तो सी हमने निकाल लिया है, इसका क्या होगा, 0 ए हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका कौन सा है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, इसका क्या होगा, 6 6 36, 6 6 36 3, ये जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू द वेक्टर, इसका आंसर आप समझ गए ना। तीसरा का क्या होगा, ए, तो तीसरा का क्या हो गया, ये भी होगा मैचिंग द टाइप में, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो फिर यहाँ से वही काम करना है दोस्तों, फिर यहाँ गुना करेंगे, आप फिर देखेंगे पैरेलल जैसे निकालेंगे तो 6, इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 6 में से 6, आई वाला पार्ट 0 है तो 6 0, जे वाला क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, ये क्या होगा -6, और के वाला 1 इंटू 6 यानी 6, तो ये +6 या -6 0 हो गया। जब ये ए डॉट बी 0 होगा, ऊपर में 0 हो गया, तो कितना भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो यानी इसका भी चौथा का आंसर क्या हो गया, ए, यानी चौथा का आंसर क्या हो गया, ए। तो दोस्तों कहने का मतलब आपका जो है, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपका आंसर देखिए, तो ये इसी में दिखा रहा है, पहला का बी डी, हमने पहला का बी डी ऑप्शन किया था दोस्तों, कहीं देखिए पहला का हमने क्या निकाला था, बी डी दोनों ऑप्शन निकाला था। पहला का आंसर क्या था हमारा, 0 भी, ये बी भी था, -√3 भी था इसका पैरेलल कंपोनेंट, और ये भी था, डायरेक्शन भी था, तो बी डी। दूसरा का आंसर देखिए, ये कह रहा दूसरा का आंसर ए, दूसरा का आंसर हमने क्या निकाला था, 0 निकाला है। दूसरा का आंसर हमने क्या निकाला है, दूसरा का आंसर क्या निकाला है, इसमें बी डी नहीं, इसमें बी डी नहीं है दोस्तों, पहला बी डी है ना, चौथा में क्या है, कोड्स, दूसरा ये आंसर है ना। तो फोर्थ का बी डी, इसमें आंसर देखिए, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, आपको ये मैचिंग करना है, थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है कि ये सही ऑर्डर में दिया है कि नहीं। कोड्स 1 2 3, तो आपका पहला का आंसर, ये आंसर करेक्ट है कि ये आंसर करेक्ट है कि ये आंसर करेक्ट है कि ये आंसर करेक्ट है, तो बी डी तो हो गया फर्स्ट का बी डी। अब सेकंड का क्या है, ए, सेकंड का द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, यानी दूसरा का आंसर हमारा क्या आया है, दूसरा का आंसर सी आया है। दूसरा का आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है ना। दूसरा का आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। तीसरा का आंसर क्या है, तीसरा का आंसर क्या है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, उलट गया आंसर, इसका ये होना चाहिए दोस्तों।
और चौथा का क्या है, चौथा का क्या होना चाहिए, फोर्थ का क्या है, ए आना चाहिए। फोर्थ का तो ए हमने निकाल ही दिया दोस्तों। यहाँ से देखेंगे आंसर तो क्लियर आएगा। यहाँ भी अगर गलत होगा तब तो मामला रफ एंड टफ है, रफ एंड टफ है। मैथमेटिक्स टाइप है आपका। ये है 1 का बी डी, दूसरा का सी। देखिए यहाँ पे सही दिया हुआ है दोस्तों। दूसरा का क्या दिया है यहाँ पे, है ना, ये सी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है इसमें, है ना। दूसरा का क्या दिया है, सी, है ना। देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ सही। फोर्थ का, है ना, फोर्थ का आंसर देखिए 1 का बी डी, है ना, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का ए। यहाँ पे सही दिया, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया यहाँ पे। तो दोस्तों हम आपको क्वेश्चन बताए हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का आपको इस तरह इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बना लिए तो डॉट प्रोडक्ट का बाकी क्वेश्चन तो जैसे कि तैसे आप मैग्नीट्यूड निकालिए, ये निकालिए, वो तो हर कोई निकाल लेता है, मगर मामला यहीं आके फंसता है एडवांस में दोस्तों। ये आपको कर लिया है। आप थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट में भी दोस्तों देख लीजिए, इसमें मैच करिए 2i क्रॉस i प्लस j, है ना। आई देखिए इसका क्या होगा, इसमें आपको मिलाना है ना। इसका भी आप एक क्वेश्चन बना लीजिए और उसके बाद हम तो थोड़ा विराम देंगे। अब विराम देने के बाद जो भी होगा दोस्तों अगले सेशन में हम जो भी होगा अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे और कोशिश करेंगे आपका कंसेप्ट को हम और अच्छा करें। तो देखिए दोस्तों ये दिया है 2i क्रॉस i प्लस j। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो 2 को बाहर रखिए, क्या मजाल है, i क्रॉस i, ये बेचारा तो साफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्रॉस से। और i क्रॉस j क्या हो जाएगा, i क्रॉस j मिलके k हो जाएगा। लॉ लगाइए ना भाई, i j k, है ना। तो i क्रॉस i क्या होगा, सेम वेक्टर है अपने ऊपर, तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। i क्रॉस j क्या होगा, k, है ना। i क्रॉस j क्या होगा, k। तो यानी क्या हो गया 2k। इसका सिर्फ आंसर देखिए 2k कहीं है, तो पहला का आंसर 2k, और कुछ तो होगा ही नहीं, कोई है 4i। तो 4i ये भी गया, 0 हो गया। और 4 दूना 4ij क्या होगा, k। तो 4ij, ये माइनस साइन है, तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है। 3i क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0। और 3 चौका 12, ij क्या होगा, k माइनस 12k। ये तो हलवा है, इस छोड़िए, बेकार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप कर लेंगे क्वेश्चन। हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लाएंगे और आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर भी देख लीजिए, किसी के लिए हलवा, किसी के लिए हम गलती कर रहे हैं, आप लोग को लापरवाही कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए इसमें देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, चौथा देखिए, चौथा क्या कर रहा है 2i। हम वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, इसलिए हमें परेशानी लग रहा है कि आप लोग बोरिंग कर रहे होंगे। आप देखिए क्रॉस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2 को रहने दीजिए, स्केलर हमें वेक्टर से जाए, i, है ना, क्रॉस j, और j क्रॉस, फिर j क्रॉस j। 2 दूना 4, ये दोनों बाहर ले लीजिए, या 2 को बाहर लीजिए, 4। तो i क्रॉस j क्या हो जाएगा, k। और j क्रॉस j क्या होगा, 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसका। देखिए इसमें मामला थोड़ा लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या, सॉरी ये i था, ये j नहीं है, क्या है, i है। ठीक है, ये क्या है, i है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया, i प्लस j, और ये क्या है, क्रॉस i, 2i। तो ये 2 को 4 कर लीजिए, और i क्या हो जाएगा, i क्रॉस i, और i क्रॉस j क्रॉस i, है ना। तो ये तो 0 होगा, i क्रॉस i, और j क्या होगा, माइनस k। तो क्या होगा, 4 इंटू 0 माइनस k, यानी क्या होगा, माइनस, है, माइनस क्या हो जाएगा, 4k, है ना। तो 4k हो गया, हमने सबका आंसर कर ही लिया, है ना। इसमें जो भी है, इसमें सिंगल आंसर है, तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द मोशंस ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। 2 फोर्स F1 F2 एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल शोन इन द फिगर, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1। आपको F1 का वैल्यू निकालना है, दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ना। अब इसको निकालने का कोशिश करिएगा दोस्तों,
हम थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम आपको नेक्स्ट सेशन देते हैं। थोड़ा टाइम लीजिए, माइंड को रिलैक्स करिए और अगर अच्छा लगे तो सजेशन करिए। और दोस्तों आप थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।